तो पिछली क्लास में बेटा हमने किया था सिस ट्रांस आइसोमर्स किए थे, अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था, ऑफ अल्कीन्स करे हम। बट ये जो इजी सिस्टम है ना, ये आपको अल्काइंस में भी देखने को मिलेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में भी होते हैं, डबल बॉन्ड में भी होते हैं और सिंगल बॉन्ड में भी होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा मिलती है, डबल को कम मिलती है और सिंगल को उससे कम मिलती है। और ये सिर्फ कार्बन कार्बन में देख रहे हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन में काउंट करेंगे, इसमें कोई और ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी जो इजी सिस्टम है, सबसे पहले ये देखो जो इजी सिस्टम है क्यों आया। जब मेरे पास इतना आसान सिस ट्रांस वाला पड़ा है, सेम 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 डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस, जब मेरे पास ये सिस्टम पड़ा है, तो मैं इजी सिस्टम को क्यों फॉलो करूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी सिस्टम और ट्रांस में। कारण ये है कि जब मेरे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास जो दो अलग अलग मेरे पास ग्रुप्स थे, वह चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट हो गए, तो मैं यहाँ पर सिस ट्रांस तो लगा ही नहीं पाऊंगी। मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, मान लो इतने हेलोजन मेरे पास इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मेरा कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, ना तो इधर कुछ सेम है इनके आपस में आ रहा है, ना इधर से कुछ सेम आ रहा है, ना इधर से कुछ सेम आ रहा है, ना इधर से कुछ सेम आ रहा है। तो सिस ट्रांस तो लगेगा नहीं ना ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर हम कौन से सिस्टम के साथ आइसोबैरिज्म चेक करेंगे, इजी सिस्टम के साथ। ठीक है, ये इजी सिस्टम नाम से ही है बहुत डिफरेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू सिस्टर्स। इसकी कुछ क्या कंडीशंस होती है, रूल्स होती है। रूल्स देख लो। सबसे पहला रूल है, इफ द फोर एटम इफ द फोर एटम attached to the attached to the double bond, ये कह दो attached to double bonded carbon atoms, double bonded carbon atoms are different। ऑब्वियसली ज्यादा तो उन्हीं में ही यूज करेंगे, बट हो सकता है कि किसी में सेम भी हो, तो उसमें भी अगर यूज करना हो तो प्रायोरिटी डिपेंड करेगी बेस से कम्प्लीटली प्रायोरिटी पे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड पे प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, डबल से डबल से सिंगल पे, तो ये प्रायोरिटी बेस्ड है। तो प्रायोरिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मान लो मैंने जो पहले वाला कंपाउंड दिखाया था आपको, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो इसमें मेरे पास प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी आएगी सबसे ज्यादा आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन का ना, फिर ब्रोमीन का आता है, फिर क्लोरीन का, सबसे कम तो क्लोरीन का आएगा। तो इस बेसिस पे अगर मैंने जेड सिस्टम बनाना हो, जेड सिस्टम मतलब यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पर आयोडीन लगाती हूँ, यहाँ पे क्लोरीन। हाँ जी, अब इन दोनों में देखो, पहले इन दोनों में किसका ज्यादा है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का। ठीक है, फिर पिन इसके आगे टिक लगा दी। अब इन दोनों में किसका ज्यादा है, आयोडीन का। तो मेरे पास यहाँ पर सेम सेम आ गया, दिखने में नहीं सेम, पोजीशन दोनों की नीचे नीचे आ गई सेम सेम, ज्यादा प्रायर वाले। तो जो ज्यादा प्रायर वाले अगर एक साइड आ जाए तो वो जेड होंगे। ठीक है, वो होंगे जेड। और अगर मान लो अगर मैंने इसकी आइसोमेरिज्म कर दी और यहाँ पर मैंने आयोडीन कर दिया, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर ये आ गया ना सामने सामने, डिफरेंट डिफरेंट पे ही आएगा। सेम सेम जी, डिफरेंट डिफरेंट ई, याद रखने का तरीका, सेम सेम जी, डिफरेंट डिफरेंट ई। जी से क्या है, जी से है जूसागन। जूसागन स्पेलिंग नहीं मुझे याद रहते भाई, ये अपने आप देख लेना। जूसागन नहीं, सॉरी, जूसा मैंगो एंड वो होता है जूसा मेल। और ई से है एंगाजन, एंका या एंगीजन या एंटीगॉन, कुछ भी ले लो, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये मेरे पास जी सिस्टम होगा, सेम सेम जी, डिफरेंट डिफरेंट ई, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जी फॉर ग्लूटामिन, ई फॉर एंजिनॉल। सेकंड पे आते हैं, सेकंड रूल क्या कहता है, इफ टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट, इफ टू आइसोटोप, आइसोटोप का टॉपिक याद है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, याद आ गया, सेम एटॉमिक नंबर बट
डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर कौन कौन से करते थे कॉमन? 9th 10th में एक तो क्लोरीन के थे, एक का 35 होता था, एक का 37 मास नंबर, है ना। एक हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन में आते थे हमारे पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम सबसे हैवी होता था। तो अगर इफ टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट प्रेजेंट, ऑफ सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट, द आइसोटोप ऑफ the isotope of higher mass number, higher mass number gets the higher priority, gets the higher priority। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो जिसका मास नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं इसको करके। तो मेरे पास ऑलरेडी कार्बन कार्बन का तो बना हुआ है, इसी पे ट्राई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर ऐसे तो आपका देख लो ना। चलिए मेरे पास है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरीन, यहाँ पे देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर है ट्रिटियम, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर भी है CH3। भी यहाँ पर हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे 12 ले रही हूँ, यहाँ पे 14, सॉरी कार्बन 12 कार्बन 14, हाइड्रोजन का बोल रही हूँ सॉरी, कार्बन 12 है यहाँ पे, यहाँ पर कार्बन 14 है। यहाँ पर ट्रिटियम हैवी होता है ना हाइड्रोजन से, ट्रिटियम हैवी होता है हाइड्रोजन से, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी और इसमें इसको, इसका मास नंबर ज्यादा है। तो ये मेरे पास कौन सा सिस्टम आ गया यहाँ पर? जी, सेम सेम जी आ गया। इसका मैं अगर करना चाहूँ यहाँ पे ई में डिफरेंट डिफरेंट टी, तो टी यहाँ लेगी मैं, एच यहाँ पर आ गई, CH3 12 वाला यहीं पे रहेगा, CH3 14 वाला वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ई सिस्टम आ गया, ऑपोजिट आ गया। ठीक है, सेम सेम जी, डिफरेंट डिफरेंट ई। ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? इफ टू आइटम्स आर आइडेंटिकल, इफ टू एटम्स आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर को Z लिख दिया मैंने, ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट में नहीं कहेंगे, नेक्स्ट एटम कहेंगे, ऑफ नेक्स्ट एटम आर कंसीडर्ड, या आर गिवन प्रायोरिटी लिख दो, आर कंसीडर्ड के बजाय आर गिवन प्रायोरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोबारा से इरेज कर रही हूँ मैं, यहाँ पर भी इरेज करती हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है। यहाँ पर तो चलो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का तो माने उसका ऑक्सीजन का चाहे कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट ये तो पता है ना हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहाँ पर कार्बन कार्बन का सेम है, तो कार्बन यहाँ पर नेक्स्ट किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का वन है। यहाँ पर किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन फिर पड़ा है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू दिस वन, इसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा है ना नेक्स्ट एटम से, यहाँ से इसका ज्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम आएगा? यहाँ पर OH, यहाँ पर ये सेम सेम जी। अगर ई में इसको यहाँ पर का तो CH2 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, फोर्थ क्या है? अगर मेरे पास कार्बन कार्बन आ रहा है या सेम आ रहा है, ठीक है, देख लो, वेयर देयर इज, वेयर देयर इज ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, both atoms are considered, both atoms are considered to be duplicated, duplicated और ट्रिप्लिकेटेड। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड, मेरे पास ओ आ गया। ठीक है,
और मेरे पास एक कंपाउंड है जिसपे लिखा एक लगा हुआ है सी, पे इधर डबल दो बॉन्ड भी बनने हैं। यहाँ पर मेरे पास ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर सी है। चलो ओ की जगह पे ए ले लो, कोई भी ग्रुप है ए। तो दोनों एक जैसे मान जाएंगे, डुप्लीकेट हो गए। ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ए है ना, तो ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, सी यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी। चलो ये अरेंजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होगी, इसको मैं और तरीके से दिखाती हूँ, और तरीके से दिखाती हूँ तो। वैसे फोर्थ वाला इतना कंसिडर नहीं किया जाता, इसके रिलेटेड ना इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, नहीं आते हैं। बट चलिए एक बात देख लो, पहले तीन रूल्स आपके याद रखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा, इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट भेजूंगी, उसमें आप देखना। जैसे मेरे पास है आर सी ओ आर, ठीक है, तो ये भी सेम माना जाएगा इसके, आर सी ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी आर। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया इसका, यहाँ पर इसका डुप्लीकेट आ गया सी ओ का, इधर डुप्लीकेट आ गया ओ से, ऐसे कंपाउंड करके। ठीक है, सिमिलरली ट्रिपल में होता है ये। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा समझ करते हैं। जब भी मेरे पास इजी सिस्टम आता है, उसमें क्या होता है, जब अगर मेरे पास दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आ जाए सेम साइड पे ऑफ द डबल बॉन्ड, उसको मैं जी कहूंगी। जुस्सामन था वो, जो कि जुस्सामन और एंजेनॉन, जो दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, सी डबल बॉन्ड थी, यहाँ पर मेरे पास था एच, यहाँ पर था से ओ एच, यहाँ पर था सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पर था सी एच थ्री। यहाँ पर मेरे पास इस तरफ आ गया, डिफरेंट हो गया तो ई आएगा, डिफरेंट डिफरेंट ई ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों है, ये भी हायर प्रायोरिटी है, ये भी हायर प्रायोरिटी, एच पे लिख देते हैं। दोनों ऑपोजिट आ गए तो ई आएंगे, लेकिन अगर दोनों सेम साइड पे आ जाए, एच ओ एच सी एच टू सी एच थ्री और सी एच थ्री, अब ये दोनों क्या हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी दोनों, तो ये मेरे पास जी भी आ जाएगी। ठीक है, बस ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा जी ई सिस्टम या इजी सिस्टम खत्म हो चुका है। तो देखते हैं, अब आप मुझे बताएंगे कि किसमें किसकी प्रायोरिटी आएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इजी सिस्टम। ठीक है, किसमें मेरा ई सिस्टम आ रहा है, किसमें मेरा जी सिस्टम आ रहा है। तो ये आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आ गया सी एच थ्री, यहाँ पर आ गया सी एल, यहाँ पर आ गया एच, और यहाँ पर आ गया सी एच टू सी एच टू, फर्स्ट वन। सेकेंड है मेरे पास, बताते जाओ जल्दी से। ये जी है या ई है, इनमें से बताना है। चार क्वेश्चन डालूंगी, चारों में से बता देना कौन सा है, जी सिस्टम आ रहा है कि ई सिस्टम आ रहा है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। फर्स्ट वाला देखिए मेरे पास, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्या सी एच टू सी एच थ्री है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका तो वन ही एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है शायद, कार्बन में तो ज्यादा होता है, मुझे इतना पता है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, या तो ये सिस्टम है, ये ई सिस्टम है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर है सी एच टू सी एच थ्री, तो यहाँ पर तो मेरी प्रायोरिटी कार्बन कार्बन की सेम मिसाइल रहेगी।
लेकिन यहाँ पर इन दोनों के मुकाबले कार्बन की ज्यादा प्रायोरिटी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है यहाँ पर, कार्बन के मुकाबले क्लोरीन का ज्यादा है। तो मेरे पास यहाँ पर कौन सा आ रहा है? सेम सेम जी, सी सिस्टम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों में से किसका ज्यादा है? क्लोरीन का। इन दोनों में से किसका ज्यादा है? क्लोरीन का, साफ साफ दिख रहा है। कार्बन से क्लोरीन का ज्यादा है, अभी करके हटे हैं। तो सेम सेम जी, डिफरेंट डिफरेंट ई। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पर तो चलो पहले देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कम होता है कि ज्यादा होता है? देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? बोलो भी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। वेरी गुड, 8 होता है। फिर कार्बन का 6 होता 6। है। वेरी गुड। तो इसको तो प्रायोरिटी यहाँ पे मिल गई। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, दोनों में नेक्स्ट कार्बन मेरे पास हाइड्रोजन पड़ा है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मैंने क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, डबल बॉन्ड को उससे कम, सिंगल को उससे कम। तो इसमें इसको प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ इट्स ट्रिपल बॉन्डिंग मिलेगी। मेरे पास सेम सेम री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन 35, यहाँ पर क्लोरीन 37, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रीटियम है, ट्रीटियम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। सेम सेम री, तो मेरे से मतलब बेसिकली ई वाला एक ही डला है। तो इस तरह से आप निकालोगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की प्रायोरिटी। देखिए फिर क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड लगे कि ट्रिपल बॉन्ड लगे, उस चीज को देखो, ठीक है। तो इसका तो इतना ही करना था हमें, ये हमारा इतना ही था। एग्जाम में जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या आएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है अल्कीन की, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी डिटरमाइन इट बाय कंपेयरिंग देयर एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। वी डू इट बाय कंपेयरिंग द एंथैल्पीज, कंपेयरिंग द एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या, पहले ये बताओ। ये है हीट इवॉल्व, लिख दीजिए मैं, हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल मॉलिक्यूल भी लेंगे, वन मोल ऑफ अल्कीन reacts with reacts with हाइड्रोजन, ठीक है। जब कोई भी एक मोल है अल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, उस वक्त कितनी हीट मेरे पास इवॉल्व हो रही है, उसके बेसिस पे मैं क्या निकालूंगी, इसकी स्टेबिलिटी निकालूंगी। तो मेरे पास क्या है, ब्यूटूइन है, आई हैव ब्यूटूइन, इसका सी तो ट्रांसलेट किया, ठीक है। मेरे पास है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है मेरे पास एच, एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ये कौन सा एसिड था? सेम सेम सी। यहाँ पर है मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है एच, या यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, और यहाँ पर है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांस, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जब मैं इसके रिएक्शन करवाऊंगी हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या देगा, ब्यूटेन देगा। डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू। सेम चीज ये करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, सेम चीज ये करेगा, मुझे ब्यूटेन दे देगा। यहाँ पर भी मुझे क्या मिल गया, ब्यूटेन मिल गया। अब देखिए, जो ट्रांस आइसोमर है उसके पास कम एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। अगर मैं इसका चार्ट भी बनाऊँ, आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ, तो देखिए मेरे पास जो है सिस की इंथैल्पी एनर्जी इवॉल्व, यहाँ पर एनर्जी आ रही है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। ये कंपाउंड बनाने के लिए जिसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, लेकिन ट्रांस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी वॉल्ट का। सिंस
ट्रांस को कम एनर्जी इवॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। जो ट्रांस आइसोमर है इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो सिस आइसोमर की एंथैल्पी हाइड्रोजनेशन होती है वो होती है 120 किलो जूल पर मोल। ठीक है। लेकिन ट्रांस की कितनी होती है? 115 किलो जूल पर मोल। कभी कभी तो 0.1 या 0.2 के डिफरेंस से भी ट्रांस की ज्यादा हो जाती है स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली ट्रांस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है। अब दोनों के पास क्या है? ब्यूटेन आया। ब्यूटेन की एनर्जी सेम ही थी, लेकिन उसकी प्रोडक्शन की जो हीट थी उसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है। और ट्रांस आइसोमर जो है वो इवॉल्व करता है 5 किलो जूल कम हीट एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है। तो इसी कारण जो ट्रांस आइसोमर होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। ठीक है। तो एक ऑर्डर आ जाता है इनका स्टेबिलिटी का, वो भी मैं लिख देती हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स इसके ऊपर बेस्ड है, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पर। हमने ये नहीं कहना, ये भी कह सकते हो आप कि जो मेरे पास ट्रांस आइसोमर होता है उसकी सिमेट्री बेटर होती है। ठीक है। क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना मुश्किल है, इस कारण वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसको कम एनर्जी लगानी पड़ती है। नहीं, इसको आप ज्यादा बेटर तरीके से अगर आप समझाना चाहो या लिखना चाहो तो एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से ही बता सकते हो। ठीक है। तो ये कहना चाहती हूँ द ग्रेटर द नंबर ऑफ, यहाँ पर एक चीज और देखना कि मेरे पास जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा अल्काइल का, उतनी ज्यादा मेरे पास एंथैल्पी लगेगी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए मतलब क्या है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, greater the number of alkyl groups attached to the double bond double bond carbon atoms, the more stable is alkene। ठीक है। तो मान लो मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है दोनों तरफ, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगे, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगे, ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मान लो यहाँ पर लगा है CH3 CH2 CH2, यहाँ पर लगा है CH, यहाँ पर प्रोपीन लगा है, यहाँ पर प्रोपीन लगा है अपना ही। ठीक है। यहाँ पर ब्यूटेन लगा है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, यही इथाइल लगा है। तो उतना ही ज्यादा कि इसको मुश्किल हो जाएगा तोड़ना, इसमें से हाइड्रोजन निकालना। क्यों? कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को क्यों खराब करेगा? कार्बन अच्छे खासे अपने चारों इलेक्ट्रॉन या चारों बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। वो अपनी स्टेबिलिटी को नहीं खराब करेगा। एज कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है H आर आर, अब ये आर बहुत इजीली निकल, ये एच बहुत इजीली निकल जाएगा। क्यों? इसको पता है कार्बन को मेरे पास ये आर पड़ा है, ये आर मुझे एक आधा एच दे देगा, इसको ये चीज पता है। तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। उससे कम स्टेबल कौन सा होगा? अगर मेरे पास क्या है, दोनों कार्बन के पास एक एक एच आ गया, तो इस कार्बन को भी पता है कि मेरे पास आर तो है, ये एक एच जाएगा तो क्या, इसको भी वही चीज है। उससे कम स्टेबल कौन सा है? अगर अम, अगर एक कार्बन के पास दोनों एच आ जाए तो एक के पास दोनों आर, ये वाली हाइड्रोजन तो बहुत जल्दी निकलेगी। ये वाले बहुत काइंड ऑफ ब्यूट वन इन आप निकालना चाहो ना, तो ब्यूट वन इन कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ब्यूट टू। ठीक है। उससे कम किसके आएंगे? अगर मेरे पास, देखो यहाँ पर क्या था, ट्रांस था। अगर मेरे पास सिस आ जाए, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी, देखो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है ना एज कम्पेयर टू दिस सिस वन। लेकिन उसके बीच में अगर ये वाला आ गया तो वो कम स्टेबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। उससे कम आ जाएगा मेरे पास अगर मेरे पास एक कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है। और एक के पास एक हाइड्रोजन, मतलब एक ही अल्काइल होता है। ठीक है। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? इथीन।
बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे कम स्टेबल ये होगा। ठीक है, तो ये है इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। याद रखो सबसे स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल जब एच के पास एच आ गया, उससे कम स्टेबल जब दूसरे के पास भी एच आ गया, उससे कम स्टेबल जब मेरे पास के दोनों यू कैन से ट्रांस में आ गए, और ट्रांस में नहीं, एक के पास दोनों एच आ जाएंगे, दूसरे उससे कम स्टेबल सिस आ गया, उससे कम स्टेबल जब तीन एच हो जाएंगे, एक आ रह जाएगा, सबसे कम स्टेबल के इतनी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो सिस और ट्रांस में इतना फर्क क्यों है? ये एक सवाल आता है कि सिस और ट्रांस में एक और कारण जानते हैं इतना फर्क क्यों है स्टेबिलिटी का, तो रेज कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं, ये मेरे पास ट्रांस था, यहाँ पर मेरे पास सिस है। देखिए, जब मेरे पास लार्ज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, मान लो मेरे पास यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर है CH3 है, तो मैं इसको ऐसे कर लिख लूँ, चलो जी ऐसे लिखिए। यहाँ पर क्या H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या ये H3 है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है, तो ये ट्रांस हो गया, सिस क्या हो गया ये वाला, यहाँ पर भी CH H, यहाँ पर भी CH मिथाइल ग्रुप भी दे रखे हैं, इथाइल में से थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है जब मेरे पास हैवी सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं सेम साइड पे डबल बॉन्ड पे, तो क्या होगा, किसमें होता है डबल बॉन्ड भी सेम साइड पे, सिस पे ही आएगा सेम साइड पे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, ये आपस में क्या करने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, कैसे इंटरेक्ट करेगा, इस तरह से, कैसे, जब ये इस तरह से इंटरेक्ट करने लग गया, तो क्या होगा, एक स्टेरिक स्ट्रेन बनना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, स्टेरिक, स्टीयरिक भी बोल सकते हो, स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वो जो स्ट्रेन है उसके कारण जो मॉलिक्यूल है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, इस स्ट्रेन के कारण मॉलिक्यूल जो है लेस स्टेबल हो जाएगा। और वही बात करें ट्रांस पे, यहाँ पर कौन सा स्टेरिक स्ट्रेन है, ये आपस में करेंगे इंटरेक्ट, जब इंटरेक्ट ही नहीं करे कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है, कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो कारण आ गए, एक तो हो गया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, दूसरा क्या आ गया, स्टेरिक स्ट्रेन वाला। क्लियर, अब ना कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी जो रह गई थी, विच वर रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। क्या कुछ किया अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक तो जो फर्स्ट ईयर कीज है वो गैसेज होती है, नेक्स्ट जो मेरे पास आ जाएगी 5 to 8 कार्बन एटम वाली, वो क्या हो जाएगी, लिक्विड, 19 से ऊपर वाली क्या हो जाएगी, सॉलिड। फिर क्या था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है फ्रांस के मेल्टिंग पॉइंट से। फिर ये क्या था बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है फ्रांस के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, अब बात ये किस कारण होता है, क्योंकि किसके है ज्यादा पोलर होता है, मोर पोलर होता है एज कंपेयर टू फ्रांस, ये लेस पोलर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। एल्कीन्स वैसे तो वीकली पोलर होती है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है डबल बॉन्ड का, वो बहुत इजीली पोलराइज हो जाते हैं, और जिसके कारण जो डाइपोल मोमेंट है वो हाई हो जाता है एल्कीन्स का। ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्कीन, अल्कीन्स का, अल्कीन्स का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है अल्कीन का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ ग्रुप, जिसके ऊपर वो जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, उन ग्रुप की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ट्रांस है वो सिमेट्रिकल है,
सिमेट्रिकल है। लेस पोलर ये बेटर प्रोड्यूसर नॉन पोलर भी है ना। और उस कारण ये लेस पोलर और नॉन या नॉन पोलर के कारण एंड एडिशन कर दो सिमेट्री के कारण, सिमेट्री के कारण इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, यूजुअली क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। क्यों? एक तो सिमेट्री कम है, दूसरी बात पोलर ज्यादा है, ठीक है, और जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो जो, मान लो मेरे पास कोई ट्रांसफर स्कीम लेकिन वो अनसिमेट्रिकल है। मान लो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच टी आ गया। हाउ इज दैट पॉसिबल? यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड सी एच है, तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ। तो इसका तो वैसे तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट जानते हो, जैसे कि मान लो डबल बॉन्ड तो चलो पॉसिबल ही नहीं है, डाइपोल मोमेंट बता दो। डाइपोल मोमेंट मतलब कौन सा कार्बन क्या है दूसरे अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वाला इधर अट्रैक्ट हो रहा है ना बड़े आराम से, ये वाला इधर जा रहा है बड़े आराम से, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर मेरे पास में अनसिमेट्रिकल ट्रांस आ गया, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एच थी, यहाँ पर क्या सी एच टू सी एच टू, यहाँ पर सेम नहीं है ना ये मॉलिक्यूल, मुझे तो अल्काइल ग्रुप को देखना है, यहाँ पर तो सेम ही है ये ट्रांस। तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट में डाइपोल मोमेंट आएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? ये अनसिमेट्रिकल ट्रांस है, क्यों है ये अनसिमेट्रिकल ट्रांस है, ठीक है। लेकिन जिसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही अल्केन्स हो, बेसिस में भी अगर चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे अनसिमेट्रिकल है, फिर जो है उनकी जो डाइपोल मोमेंट है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है मेरे पास सी एच थ्री, यहाँ पर एच सीसिस हो गया, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर एच। तो ये वाला तो अनसिमेट्रिकल हो गया, फिर ये वाला सिमेट्रिकल हो गया, स्टिल इनकी जो है कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है इस वाले में। क्यों? दो डाइपोल्स है, इंडिविजुअल बॉन्ड देखो सेम साइड पे है, दोनों सेम साइड पे आ गए डाइपोल, ये भी इस साइड आ गया, ये भी इस साइड आ गया, ये भी इस साइड आ गया, चलो जी दोनों सेम साइड पे आ गए। तो जो रिजल्टेंट है कुछ ना कुछ डाइपोल की वैल्यू आएगी, 1 हो 1.2 कुछ हो 2 हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट का। फिर आता है सोलेबिलिटी, जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स जो है दे आर लाइटर देन वाटर। देखो पोलर पोलैरिटी वो पोजेस कर रही है, चाहे ज्यादा नहीं है, चाहे पोलैरिटी अल्कीन्स की अगर देखा जाए अल्केन से तो ज्यादा है बट इतनी ज्यादा नहीं है, तो भी तो भी क्या होता है, ये लाइटर देन वाटर होते हैं, दे आर लाइटर देन वाटर। जिस कारण जब ये लाइटर देन वाटर है तो पानी के तो ऊपर ही तैरेगी, पानी के ऊपर तैरेगी तो मतलब इंसॉल्युबल है, इंसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एक कारण तो ये है कि नॉन पोलर एल्कीन, दूसरा क्या लाइटर है तो उसके ऊपर ही तैरने लग जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत बढ़िया ये ग्लूटीन, ठीक है, रेडीली डिजोल्व होती है किस किस में, अल्कोहल में, बेंजीन में, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में क्या है सॉल्युबल है, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक हो गया, एक तो इजी सिस्टम हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बताना था वो हो गया, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इससे, और तीसरा हमारा जो छूट रह गया था टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के, एक दो टॉपिक होते थे वो आपको कवर हो गया, ठीक है। अब आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो दैट्स अप फॉर टुडे।